नमस्कार। आज हम बात करेंगे शहडोल नहीं बल्कि आसपास के जिलों के सबसे बड़े ठग की, जिसने करोड़ों की ठगी कर दी। वह ठगी भी उसने अपने सबसे अजीज मित्र और अन्य परिवार वालों के साथ इस तरह की जो उसके समाज के थे। और यह मामला जब माननीय न्यायालय में पहुंचा तो उसने पुलिस को अपनी बैसाखियां बना लिया और पुलिस पर यह आरोप भी लगे कि उसने नियमों से परे हटकर रुपए लेकर शायद उनका सहयोग कर दिया। एक तरफ जहां शहडोल पुलिस उस आरोपी के खिलाफ 3,000 रुपए का इनाम घोषित कर रही थी, जबलपुर के माननीय उच्च न्यायालय ने उसे जमानत के लिए 2 करोड़ रुपए की एफडी जमा करने को कहा। और दूसरी तरफ इसी मामले में शहडोल कोतवाली पुलिस के अंतर्गत विवेचक जो धनपुरी थाना प्रभारी थे, उन्होंने इस मामले में बिना किसी का बयान दर्ज किए गंभीर धाराओं में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की परवाह किए बिना खारिजी स्थानीय न्यायालय में ले जाकर प्रस्तुत कर दी। और इस तरह यह मामला करीब 3 साल पहले बंद हो गया था। इस मामले में पीड़ित ने पुनरीक्षण याचिका लगाई और बीती 19 तारीख को जब इसमें फैसला आया तो यह कहा जाने लगा कि देर से ही सही सत्य की जीत हुई और असत्य जो था वो पराजित हुआ। हम बात कर रहे हैं शहडोल मुख्यालय के इंदिरा चौक से बुढ़ार रोड जाने वाले उस मार्ग की, जहां पर ओरिएंट पेपर मिल कागज कारखाने की जमीन थी। सौखी मोहल्ला कहलाता है, ये आपको बता दें, और सौखी मोहल्ले के अंतर्गत की यह जमीन थी। सितंबर 2015 में ओरिएंट पेपर मिल ने इस भूखंड के विक्रय के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया था। लगभग 8 साल पहले यह कहानी उस समय शुरू हुई जब ओरिएंट पेपर मिल ने इस पूरे मामले में जमीन बिक्री का विज्ञापन प्रकाशित किया और कई लोग इस मामले में निविदा और टेंडर भरने के लिए दौड़ लगाने लगे। चूंकि ओरिएंट पेपर मिल ने जो इसमें दाम रखा था लगभग 2260 रुपए उस समय इसका दाम था और बाजार मूल्य कहीं अधिक था, और यह माना जा रहा था कि आने वाले वर्षों में, जैसा कि अब उस जमीन की कीमत करीब 3 से 4 गुना 5 गुना तक बढ़ गई है। इस पूरे मामले में शहडोल के हरिओम दाल मिल के संचालक विजय लहौरानी ने टेंडर कॉल किया और उसने इस संदर्भ में ओरिएंट पेपर मिल के अधिकारियों से बात की और फिर यह मामला आगे बढ़ता गया। यह मामला आज सुर्खियों में क्यों आया है, किसकी शिकायत पर पुलिस ने हरिओम दाल मिल के संचालक विजय लहौरानी और रमेश कुमार मोहतो जो ओपीएम के उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके ऊपर मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ये मामला है आशीष जैन का, रोमिल जैन का, जो स्वर्गीय सोमचंद जैन शहडोल के रहने वाले हैं। उनके दोनों पुत्र हैं। उनके घर की पुष्पा जैन जो सोमचंद जैन की पत्नी है, वर्तमान में इनकी उम्र करीब 75 साल के आसपास होगी। और इसके साथ ही आशीष जैन की पत्नी और अनिल जैन की पत्नी शुभा जैन और श्रीमती रजनी जैन, इन पांचों के द्वारा माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया था कि जो पुनरीक्षण याचिका उनके द्वारा प्रस्तुत की गई है उसमें इस बात का निरीक्षण पुनः किया जाए कि जो खारिजी पुलिस ने लगाई है और जो अधीनस्थ न्यायालय ने जिसे स्वीकार किया है वह गलत है। इन सब की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता समीर अग्रवाल ने पैरवी की और उन्होंने कई बिंदु एक एक करके न्यायालय के सामने रखे जिन्हें न्यायालय ने सही भी माना। यह अधिवक्ता समीर अग्रवाल की सूझबूझ थी और उनके वाकपटुता और उनकी दूरदर्शिता का नतीजा था कि देर से ही सही इन सबको न्याय मिला। हम पूरे मामले को एक एक करके बताएंगे क्योंकि यह मामला 2015 से लगातार चला है और इसमें ओरिएंट पेपर मिल के तत्कालीन अधिकारी और वाइस प्रेसिडेंट पद की इसमें संलिप्तता रही है। कैसी संलिप्तता थी और कैसे पुलिस ने खारिजी लगा दी, इन चीजों को हम आने वाले एपिसोड में अलग अलग करके बताएंगे। आज हम बात करेंगे विजय कुमार लहौरानी और उसके छोटे भाई विनोद कुमार लहौरानी के द्वारा किस तरह फर्जीवाड़ा किया गया, किस तरह 2 करोड़ से अधिक की राशि ओरिएंट पेपर मिल के खाते में जमा कराने के बाद खुद को किनारे कर लिया गया। तो हम चलते हैं सीधे सितंबर 2015 में। सितंबर 2015 में जब इन दोनों ने मिलकर टेंडर कॉल किया, आपको बता दें कि विजय लहौरानी और आशीष जैन रोमिल जैन के परिवार के बीच काफी घनिष्ठ संबंध थे। दोनों के बीच व्यापार भी होता था और पारिवारिक रिश्ते थे, इसीलिए लगभग काम जो था वो मौखिक ही हो जाता था। आवश्यक कार्यों में
ही वे फर्म का नाम उपयोग करते थे। हरिओम दाल मिल के संचालक विजय लहोरानी के द्वारा जब टेंडर के लिए पार्टिसिपेट किया गया और राशि कम होने के कारण इसने आशीष जैन और रोमिल जैन को साथ में किया। विजय लहोरानी ने उन्हें यह विश्वास दिलाया और आश्वासन दिया कि टेंडर भरने को हम साथ में, क्योंकि एक नाम से टेंडर भरा जा सकता है, इसीलिए एक नाम से टेंडर भर देते हैं और स्वयं की फर्म हरिओम दाल मिल के नाम से टेंडर भर देगा। टेंडर प्राप्त होने पर जमीन का विक्रय बाद में उनके नाम पर कर देगा। चूंकि अभी पैसा की आवश्यकता है, इसीलिए आप हमें पैसा दे दें और भरोसा ना हो तो यह पैसा सीधे ओरिएंट पेपर मिल के खाते में डाल दें। उन्होंने ऐसा ही किया। 27 नवंबर 2015 को यह टेंडर जो था उन्हें मिलने के उपरांत MOU अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया ओरिएंट पेपर मिल के साथ हरिओम दाल मिल और उसके संचालक विजय लहोरानी के द्वारा। पुराने पारिवारिक संबंध थे, आपस में अटूट विश्वास था और बेईमानी व कपटपूर्ण कहीं भी इन दोनों के बीच में नहीं था। लेकिन राशि बड़ी थी तो सेठ के मन में झूठ और कपट भरता गया और सेठ से विजय लहोरानी एक ठग बन गया। आपको बता दें कि दोनों भाइयों ने, आशीष जैन और रोमिल जैन ने, अपने परिवार के अलग अलग खातों से 34 लाख रुपए जमा किए। उसके उपरांत OPM के खाते में ही ये भुगतान किया गया। लगातार ये भुगतान विभिन्न चेकों से करते हुए आपको बताएं कि 1.68 करोड़ 1,68 लाख रुपए इन्होंने जमा किए। 2,260 रुपए वर्ग फीट के हिसाब से 9,800 वर्ग फीट का इनके बीच में समझौता हुआ और 2,21,48,000 रुपए की वह राशि तय हुई जो इन्हें दी जानी थी। पूरे वादों पर खरे उतरते हुए आशीष और रोमिल जैन ने 2 करोड़ 2 लाख रुपए की राशि का भुगतान कर दिया और इसके बाद फिर यह इंतजार किया जाने लगा कि कब इसके नाम पे भूमि हस्तांतरित होती है और उनके नाम पर यह हस्तांतरित की जाएगी। इसके आगे धीरे धीरे जब समय बीतता गया और दोनों ने उन्हें, विजय लहोरानी को जब अपने नाम पर भूमि करने की आवेदन किया, निवेदन किया, तो वह उसे टाल मटोल करने लगा। धीरे धीरे जमीन की कीमत बढ़ती रही। इसी दौरान उसके मन में ठग और बेईमानी आदि चीजें जो घर करती गई। धोखाधड़ी से व्यथित होकर 16 अगस्त 2018 को दोनों भाइयों ने, आशीष जैन और रोमिल जैन ने, पुलिस को इसकी मामले की शिकायत दी। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा वर्ष 2018 में इस मामले को जब संज्ञान में लिया गया तो पुलिस ने इसे सिविल मामला बताया। चूंकि दोनों के बीच जमीन के सौदे को लेकर वाद विवाद हुआ था, अतः पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की थी। सबसे पहले यह मामला 16 अगस्त 2018 को पुलिस के पास पहुंचा था। उसके बाद लगातार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी शिकायत देते रहे धोखाधड़ी के संदर्भ में, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। आपको बता दें कि 12 दिसंबर 2019 को पुलिस अधीक्षक शहडोल के समक्ष फिर आशीष और रोमिल जैन ने शिकायत दी और पूरे वस्तुस्थिति स्थिति से उन्हें अवगत कराया। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को संज्ञान में लिया और कोतवाली शहडोल को 7 जनवरी 2020 को निर्देशित किया कि इस मामले में जांच करके अपराध कायम करे। कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 20/2020 के अंतर्गत धारा 420 सहपठित धारा 120 के अंतर्गत मामला कायम कर लिया। इसके बाद शुरू हुई एक अलग कहानी। कोतवाली पुलिस ने विजय लहोरानी और रमेश कुमार मोहतो के खिलाफ आपराधिक मामला कायम किया। इस मामले से राहत पाने के लिए विजय लहोरानी और रमेश कुमार मोहतो, जो ओरिएंट पेपर मिल के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के मिश्रा जी के यहाँ दायर की। 16 जनवरी 2020 को यह जो याचिका थी माननीय न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दी गई। इसके बाद उच्च न्यायालय की शरण विजय लहोरानी द्वारा दी गई। MCRC क्रमांक 15756/2020 प्रस्तुत की गई। उच्च न्यायालय द्वारा इस पूरे मामले में सुनवाई की गई और उसके उपरांत आरोपी को यह कहा गया कि 2 करोड़ की राशि जमा करने के बाद ही उसे जमानत दी जा सकती है। आरोपी यही नहीं ठगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ विजय लहोरानी नहीं बल्कि दर्जनों लोगों के पैसे इस तरह कमाए हुए रखे हुए थे जो करोड़ों में थे। आपको बता दें कि ये आने वाले एपिसोड में हम एक एक पूरे मामले का खुलासा करेंगे कि शहडोल के किस किस व्यापारी का, बुढ़ार के किस व्यापारी का और अन्य स्थानों के किस व्यापारी से विजय लहोरानी और उसके छोटे भाई ने पर्दे के पीछे रहकर ठगी की। आरोपी यही नहीं रुका, उसने दोबारा माननीय न्यायालय में याचिका दायर कर दी। MCRC क्रमांक
21336 माननीय उच्च न्यायालय के समीप फिर प्रस्तुत की और उसमें राहत की मांग की। माननीय न्यायालय ने पहले के आदेश को दोहराते हुए पुनः याचिका अस्वीकार कर दी और इस बार स्थायी आदेश जारी कर दिए कि जब तक 2 करोड़ नहीं जमा किए जाते तब तक उसे कोई राहत नहीं मिलेगी। आरोपी ने इस पूरे मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सलाह ली और जब यह पूरा भान हो गया कि उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय जाने से उसे राहत नहीं मिलेगी तो उसने पुलिस को ही अपना दोस्त बना लिया। ये कैसे किया उसने और पुलिस ने क्या किया, ये हम आपको परत दर परत बताते हैं। एक एक चीज बताएंगे हम आपको कि किस तरह पुलिस अधीक्षक के माध्यम से यह पूरी जांच जो थी शहडोल कोतवाली से उठकर धनपुरी थाने चली गई और धनपुरी थाने के प्रभारी रत्नांबर शुक्ला ने किस तरह नियमों को दरकिनार करते हुए उन्हें से खारिजी लगा दी। इधर दूसरे आरोपी रमेश कुमार मोहता ने इस पूरे मामले में स्थानीय न्यायालय से पुनः गुजारिश की और माननीय न्यायालय ने 1 करोड़ रुपए की राशि न्यायालय में जमा करने पर उसे अग्रिम जमानत देने की बात कही। आरोपी ने 1 करोड़ रुपए की एफडी न्यायालय में जमानत के तौर पर जमा कर दी और अग्रिम जमानत ले ली और वर्तमान में वो अभी तक जमानत पर ही। आपको बता दें कि वर्तमान में रमेश कुमार मोहता जो हैं वे वहां से रिटायर हो चुके हैं और अपने पुत्र के साथ हैदराबाद में रह रहे हैं। रत्नांबर शुक्ला की हम बात करते हैं। रत्नांबर शुक्ला धनपुरी में थाना प्रभारी थे और 18 जनवरी 2020 को विनोद लहरानी ने एक कथन दिया था रत्नांबर शुक्ला को, जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया था कि वह उसका अपने भाई से कोई भी सरोकार नहीं है और इस मामले में वह अपने भाई से 10 साल से अलग रह रहा है। यह सब चीजें उसने एक बयान के दौरान दी थी। लेकिन इसी बीच एक मामला सामने आया और पूरे मामले में इसने एक आवेदन जो है वो ले जाकर पुलिस अधीक्षक को दिया कि इस मामले में खारिजी की जाए और रत्नांबर शुक्ला ने सिर्फ पुलिस अधीक्षक को दिए गए उस आवेदन को, जबकि पूर्व में वो उसका बयान ले चुके थे कि वो अपने भाई से कोई मतलब नहीं रखता। आपको बता दें कि माननीय अधिवक्ता के द्वारा जो दलीलें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी, समीर अग्रवाल अधिवक्ता हैं, शहडोल के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा जो पूरी तैयारी की गई थी हम उसी का परत दर परत यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं और उन्हीं के जो तथ्य न्यायालय में रखे गए थे हम उसी का यहाँ पर वाचन कर रहे हैं। आपको बता दें कि खारिजी बिना किसी सम्यक जांच के की गई है और यह जो है मध्य प्रदेश पुलिस मैनुअल एवं रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन है, ये स्पष्ट तौर पर उसमें लिखा गया है। और 6 मार्च 2021 को माननीय न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई जिसमें पुनरीक्षण की मांग की गई। क्या हुआ पुनरीक्षण में, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पुनरीक्षण में माननीय न्यायालय के समक्ष यह रखा गया कि जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है वह विधि की भूल है। आरोपी विजय कुमार लहरानी से कोई पूछताछ नहीं की गई। कथन लिए बिना उसके विरुद्ध चल रही कार्यवाही को असत्य बताकर पुलिस ने खारिजी का प्रतिवेदन लगा दिया, जो विधि की बहुत बड़ी भूल है। यह भी तथ्य सामने रखा गया कि मुख्य आरोपी विजय कुमार लहरानी के भाई विनोद लहरानी के द्वारा जो शिकायत दी गई थी पुलिस को, और यहाँ अवलोकन युक्त है वो आपको बता दें कि विनोद कुमार लहरानी द्वारा पुलिस को 18 जनवरी 2020 को अपना कथन लेकर आते हुए यह कहा गया कि 20 वर्ष पूर्व दोनों भाई अलग हो चुके हैं। उसे प्रकरण के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, प्रकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बोलचाल तक नहीं है भाइयों की आपस में। जबकि तब से लेकर अब तक विनोद लहरानी जो है उसी भूखंड में दुकान संचालित कर रहे हैं। तमाम कार्यक्रमों में वो साथ नजर आते हैं, चाहे घर का शादी का कार्यक्रम हो या सामाजिक कार्यक्रम हो। पहले उसने पुलिस के बयान में झूठ लिखा कि उससे कोई लेना देना नहीं है और बाद में उसी ने पुलिस को एक शिकायत पत्र दिया जिसे आधार बनाकर उसकी खारिजी लगा दी गई। आरोपी 20 साल से अलग है यह कहना था उसका। ऐसी स्थिति में आरोपी का बयान लिया जाना बहुत उचित था, लेकिन विनोद लहरानी आरोपी विजय लहरानी से 20 साल से अलग रह रहा है, ये उसने बयानों में कहा था, जिसे माननीय न्यायालय में अधिवक्ता के द्वारा पुनरीक्षण याचिका में प्रस्तुत किया गया। यह भी दलील दी गई कि बिना आरोपी का कथन लेख किए मात्र उसके भाई के द्वारा की गई शिकायत को आधार बनाकर प्रकरण में खारिजी अवैधानिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार किए जाने में विधि की भूल की गई है। तो यह थी 15 सितंबर 2015 से लेकर बीते वर्ष तक की कहानी, जब माननीय न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका विजय लहरानी और रमेश कुमार मोहतो के खिलाफ पेश की गई। इस मामले में न्यायालय ने क्या किया,
अधिवक्ता ने क्या क्या तर्क दिए, ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। देखना ना भूलें, जल्द ही जारी होगा पार्ट 2 और इसके बाद हम जारी करेंगे पार्ट 3, पार्ट 4 और एक एक पूरा मामला जो है आपके सामने लाएंगे। जो भी तथ्य यहाँ पर रखे गए हैं, जो भी जानकारी आपको दी जा रही है, वो पूरी तरह अधिवक्ता के द्वारा हमें प्रेषित की गई है और उनसे इकट्ठी करके जानकारी दी जा रही है। लोगों के बयान पर आधारित ये जानकारी दी जा रही है और हम आपसे चाहेंगे कि इस पूरे मामले में अपनी कमेंट भी दें और हाले हलचल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने और लगातार इस एपिसोड को देखना न भूलें। नमस्कार।